एबीसी एग्रो क्लासेस उदयपुर के ई प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जब हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो आप जानते हैं एग्रीकल्चर के कुल तीन भाग मुख्य रूप से महत्वपूर्ण हैं। सस्य विज्ञान, उद्यान विज्ञान और पशुपालन, जिनके क्वेश्चन ऑलमोस्ट हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। आज हम आपके सामने उपस्थित हैं पशुपालन के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं पशुपालन में किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं या उसके बेसिक कंसेप्ट क्या होते हैं, क्योंकि इसके क्वेश्चन सिंपल भी होते हैं और बहुत कम सिलेबस के अंदर से एक मैक्सिमम क्वेश्चन आ जाते हैं, तो हमें इसके ऊपर भी पूरा ध्यान देना रहेगा। चलिए, पशुपालन की जब हम बात करते हैं तो सामान्य इन्फॉर्मेशन किस तरह से होती है, इसी को कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले तो पशुपालन की परिभाषा जो ऑलमोस्ट आप सब लोग जानते ही हैं, लेकिन फिर भी एक बार जब स्टार्ट कर रहे हैं क्लास तो थोड़ा आइडिया बताना बहुत ज़रूरी है आपके सामने। तो देखिए, पशुपालन की जो एग्जैक्ट परिभाषा होती है वो आपके सामने लिखी हुई है। वो इस तरह से लिखी हुई है कि आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इकोनॉमिकली जो बेनिफिशियल होते हैं आपके लिए, गाय भैंस भेड़ बकरी को आप जब रियर करते हो, जब आप पालते हो पशुपालन के अंदर, तो हम क्यों पालते हैं कि उनसे हमको इकोनॉमिकली बेनिफिट मिले। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम जो भी पशु पाल रहे हैं वो आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण हो, पहली बात। फिर देखिए, जब हम उनको कमर्शियली ग्रो करते हैं, कमर्शियली उनका पालन करते हैं और पूरे फार्म के हिसाब से डेवलप करते हैं, तो हम उनका साइंटिफिकली अध्ययन करते हैं, सिस्टेमेटिक ढंग से, वैज्ञानिक ढंग से। अब वो किसका अध्ययन करते हैं? वो तीन चीज़ों का अध्ययन करते हैं। सबसे पहले देखिएगा, खान पान जिसको बोलते हैं फीडिंग, उनका खाना। प्रजनन, उनकी ब्रीडिंग। और उनकी देखभाल, जिसको बोलते हैं मैनेजमेंट। मैनेजमेंट। तो अगर आपसे पूछे कि पशुपालन की परिभाषा क्या होती, तो इस तरह से होती है: आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण पशुओं का वैज्ञानिक ढंग से खान पान, प्रजनन और देखभाल करना, यह पशुपालन कहलाता है। यह पशुपालन की एग्जैक्ट परिभाषा है। आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण पशुओं का वैज्ञानिक ढंग से खान पान, प्रजनन और देखभाल करना, यह कहलाता है पशुपालन। ये इसकी एग्जैक्ट परिभाषा है। फीडिंग, ब्रीडिंग, मैनेजमेंट, खान पान, प्रजनन और देखभाल, ये तीन पॉइंट आपको पता होने चाहिए बस, ठीक है। ये इसकी एग्जैक्ट परिभाषा है। अब देखिए, जब हम पशुओं की बात कर रहे हैं तो मैंने आपको बताया था जैसे फसलों के वानस्पतिक नाम होते हैं, उसी तरह से पशुओं के भी जंतु वैज्ञानिक नाम होते हैं। तो कुछ प्रमुख प्रमुख पशुओं के जंतु वैज्ञानिक नाम यहाँ लिखे हुए हैं जो आपको बहुत काम आएंगे। गाय का नाम जो होता है जंतु वैज्ञानिक, वो होता है, हाँ, बोस इंडिकस या बोस टोरस, दोनों हो सकते हैं, बोस इंडिकस या बोस टोरस। भैंस का जो नाम होता है वो सिंपल है, दोनों वर्ड ऑलमोस्ट सेम ही है, बुबेलस, बुबेलिस। या बुबेलस है या बुबेलिस से याद रखिएगा। ये जो फर्स्ट नाम होता है वो होता है वंश का, और सेकंड नाम जो होता है वो होता है जाति का। इस पद्धति को बोलते हैं द्विनाम पद्धति, जो किसने दी थी? लीनियस नामक वैज्ञानिक ने दी थी। अगर आपसे कभी पूछ लें द्विनाम पद्धति के जनक कौन है, द्विनाम पद्धति के जनक, तो याद रखिएगा उसका आंसर है केरोलस लीनियस, ठीक है। तो ये आपको पता है, गाय का नाम हो गया बोस इंडिकस या बोस टोरस, भैंस का नाम हो गया बुबेलस, बुबेलिस, भेड़ का नाम जो होता है वो होता है ओविस एरिस, बकरी का जो नाम होता है वो होता है कैप्रा हिरकस, और ऊंट का जो जंतु वैज्ञानिक नाम होता है वो होता है कैमेलस बैक्ट्रियनस। यहाँ पे याद रखिएगा, कभी कभी मुर्गी का भी पूछ लेते हैं, तो मुर्गी का नाम होता है गेलस डोमेस्टिका। ये है मुर्गी का जंतु वैज्ञानिक नाम। इस तरह से आपको इन पशुओं के जंतु वैज्ञानिक नाम याद होने चाहिए। वंश, पहला वंश जो वर्ड होता है वो वंश का होता है, सेकंड नाम जो होता है वो जाति का होता है। गाय भैंस भेड़ बकरी ऊंट, और ये नाम किसका है? गेलस डोमेस्टिका किसका नाम है? मुर्गी का जंतु वैज्ञानिक नाम है। तो ये विभिन्न पशुओं के जंतु वैज्ञानिक नाम आपको पता होने चाहिए। अब देखिए, जब हम सबसे पहला वर्गीकरण करते हैं पशुओं का, तो वो करते हैं आमाशय के आधार पर, ठीक है। तो आमाशय के आधार पर जो पशु होते हैं उनका वर्गीकरण होता है। सबसे पहला वर्ड आता है रोमांचकारी पशु। तीन होते हैं बेसिकली,
रोमांचकारी, अरोमांचकारी और आभासी रोमांचकारी। हम बात कर रहे हैं रोमांचकारी पशुओं का जो परिभाषा होती है वो दो तरीके से होती है। एक तो देखा होगा आपने गाय भैंस को जुगाली करते हुए, जब वो फ्री बैठे होते हैं तो मुंह चलाते हैं, वो खाने को वापस अंदर ऊपर लाकर मुंह में उसको वापस चबाते हैं, उसको बोलते हैं जुगाली। तो जुगाली करने वाले पशु, एक तो ये बात हो गई। दूसरा, जो उनका आमाशय होता है वो हमेशा चार भागों में बटा हुआ होता है। कौन कौन से चार भाग? रुमन, रेटिकुलम, अमोसम और अबोमोसम। ये चार भाग होते हैं आमाशय के, रुमन, रेटिकुलम, अमोसम और अबोमोसम। इस तरह से रोमांचकारी पशु के ये चार ये आमाशय के भाग है। और इसके एग्जाम्पल सारे डेयरी पशु आप बोल सकते हो, गाय, भैंस, भेड़, बकरी। ये सब किसके उदाहरण है? रोमांचकारी पशुओं के उदाहरण है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, रोमांचकारी वो है जो जुगाली करते हैं, तो अरोमांचकारी क्या होगा? उसका अपोजिट होगा। तो याद रखिएगा, ये पशु क्या होते हैं? जुगाली नहीं करते हैं और इनके आमाशय के चार भाग भी नहीं होते हैं। आमाशय अविभाजित होता है। अविभाजित का मतलब एक ही भाग होता है, ठीक है। इसके एग्जाम्पल क्या है? घोड़ा, गधा, सुअर, खच्चर। ये सब किसके उदाहरण है? अरोमांचकारी पशुओं के उदाहरण है जिनमें जुगाली नहीं होती है और उनका आमाशय हमेशा अविभाजित होता है। अब देखिए, रोमांचकारी और अरोमांचकारी के बाद एक हल्का सा क्वेश्चन बनता है, वो बनता है आभासी रोमांचकारी पे। स्यूडो रूमिनेंट बोलते हैं इनको। आभासी का मतलब हल्का सा फील कराते हैं कि रोमांचकारी है। रोमांचकारी में आमाशय के कितने भाग होते हैं? चार। लेकिन यहाँ पे देखिए, आभासी रोमांचकारी में आमाशय के तीन भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? तीन भाग होते हैं। तो देखिए, आमाशय आभासी रोमांचकारी पशु के आमाशय के तीन भाग होते हैं। तो ऑब्वियस बात है, जो रोमांचकारी के चार थे, यहाँ पे तीन है तो एक नहीं होगा। ह्यूमन, रेटिकुलम और अबोमोसम। याद रखिएगा, रोमांचकारी पशुओं में कौन सा पार्ट नहीं होता है? जो वहां देखा था आपने, अमोसम। ये पार्ट यहाँ पे नहीं होता है। और इसका उदाहरण है कैमल, ऊंट। रेगिस्तान का जहाज जिसको आप बोलते हो कैमेलस बैक्ट्रियनस, ठीक है। ये था इनके बारे में जनरल इंफॉर्मेशन। अब देखिए, जब हम पशुओं की बात करते हैं तो इस पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि किस पशु के मीट को क्या कहा जाता है, किसी पशु के मांस को क्या कहा जाता है। उसके लिए कुछ नाम लिखे हुए हैं, आप देखिएगा। गाय, गाय के मांस को कहा जाता है, आप जानते हो, बीफ। क्वेश्चन सिंपल बनता है, किसी भी पशु का मांस का नाम पूछ लेंगे आपसे, या किसी मांस का नाम दे रखा होगा, पूछ लेंगे इसका संबंध किससे है, ठीक है। तो देखिए, गाय का जो मीट होता है वो क्या कहलाता है? बीफ। भैंस का जो मीट होता है वो क्या कहलाता है? बफन। भेड़ का जो मीट होता है वो क्या कहलाता है? मटन। बकरी का जो मीट होता है वो क्या कहलाता है? चिवन। सुअर का जो मीट होता है वो कहलाता है पोर्क। और मुर्गी का जो मीट होता है वो तो आप जानते हो, उसको हम बोलते हैं चिकन। इस तरह से पशुओं के जो मांस होते हैं उसको क्या कहा जाता है, उसके ऊपर ये टेबल बनी हुई है जो आपको याद होगी। गाय का मीट बीफ, भैंस का बफन, भेड़ का मटन, बकरी का चिकन, सुअर का पोर्क और मुर्गी का मीट कहलाता है चिकन। अब देखिए, जब हम पशुओं की उम्र के बारे में बात करते हैं तो बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन मुख्य रूप से दो तरीके यूज करते हैं। पहला है सींग के द्वारा और दूसरा है दंत सूत्र के द्वारा। अगर आपसे पूछें वैज्ञानिक ढंग से सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, तो आपका आंसर हो जाएगा दंत सूत्र के द्वारा, ठीक है। अच्छा, सींग पे छल्लों से कैसे ज्ञात करते हैं? तो सींग के ऊपर हर साल में छल्ला बनता है 2 साल के बाद। तो प्रश्न बनता है कि अगर किसी पशु की आयु ज्ञात करनी हो सींग के द्वारा तो कैसे ज्ञात करेंगे? तो याद रखिएगा, सींग पर जितने छल्ले हैं उन छल्लों के अंदर आपको दो जोड़ लेना है। इसका मतलब हुआ, पहला छल्ला 2 साल के बाद बनेगा, मतलब तीसरे साल में पहला छल्ला बनेगा। अगर ऐसा पूछें एक पशु के सींग पर 5 छल्ले पाए गए तो उसकी संभावित आयु क्या होगी? तो सिंपल, सींग पर छल्ले कितने? 5। कितने जोड़ दोगे? 2। तो आंसर हो जाएगा 7, ठीक है। तो ये था इसके द्वारा, सींग के द्वारा। दूसरा लिखा हुआ है दंत सूत्र। दंत सूत्र के द्वारा कैसे ज्ञात करते हैं? पशुओं में 4 तरह के दांत पाए जाते हैं, इंसाइजर,
कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, ये लिखे हुए नाम, कृंतक, रत्नक, अग्रदाढ़ और दाढ़, ये ऊपरी जबड़े में भी होते हैं, निचले जबड़े में भी होते हैं। इस फॉर्मूले के थ्रू हम याद करते हैं। तो अगर आपसे पूछें कि इन दोनों में से सबसे प्रभावी तरीका, इफेक्टिव तरीका कौन सा है, तो सबसे साइंटिफिक तरीका कौन सा है, तो उसका आंसर हो जाएगा डेंटल फॉर्मूला, दंत सूत्र के द्वारा। अब देखिए, दंत सूत्र जो होता है वो दो तरह के होते हैं, जैसे अपने अंदर भी होता है सेम, एक टेम्परेरी और एक परमानेंट। तो अस्थायी दंत सूत्र का फॉर्मूला देखिए क्या, 0 0 3 0 अपॉन 4 0 3 0, ये फॉर्मूला है किसका, अस्थायी दंत सूत्र का। और स्थायी का पूछ ले तो 0 0 3 3 4 0 3 3, ठीक है। अच्छा, याद रखिएगा, जब भी दंत सूत्र की बात करें तो हमेशा ये जो फॉर्मूला लिखा था आपने, इस फॉर्मूले को हमेशा हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये अरेंजमेंट एक ऊपरी जबड़े का होता है, एक निचले जबड़े का होता है, इसलिए जो भी मान यहाँ लिखा हुआ है उसको हमेशा अंडरस्टूड है किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से। ये लिखा हुआ नहीं आएगा, ये आपको खुद को पता होना चाहिए। तो देखिए, अब देखिए इस फॉर्मूले में ये वही है, ये आई की मान, ये सी, ये पी एम और ये एम, सेम नीचे भी नीचे। लेकिन मैंने अभी आपको क्या बताया, जो भी फॉर्मूला दे रखा होता है उसको अंडरस्टूड है किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से। तो अगर आपसे पूछें कि अस्थायी दंत सूत्र में कुल दांतों की संख्या कितनी होती है, तो देखिएगा 3 और 3 6 और 4 10, लेकिन आपको करना क्या था, 2 से मल्टीप्लाई। तो अस्थायी दंत सूत्र में कुल दांतों की संख्या होती है 20। सेम अगर आपको ये पूछे स्थायी दंत सूत्र में कुल दांतों की संख्या कितनी होती है, तो ऑप्शन देखना, आंसर देखना, 3 और 3 6 और 6 12 और 4 16, 16 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा किससे करेंगे, 2 से। तो इसका आंसर हो जाएगा 32। तो याद रखिए, अस्थायी दंत सूत्र में कुल दांतों की संख्या होती है 20 और स्थायी दंत सूत्र में कुल दांतों की संख्या होती है 32, 32। यहां तक बात समझ में आ गई आपको। अब देखिए, दूध, पशुपालन में एक महत्वपूर्ण टॉपिक आता है दूध। दूध के बारे में जनरल इंफॉर्मेशन की बात करें तो दूध की सामान्य जानकारी जो होती है वो लिखी हुई है। तो परिभाषा देखिएगा, स्वच्छ और ताजा लैक्टियल स्राव, लैक्टोज आप जानते ही हो दूध में होता है, स्वच्छ और ताजा लैक्टियल स्राव। और साथ साथ आपको याद रखना है कि दूध हम उसको बोलेंगे जिसमें न्यूनतम वसा रहित ठोस 8.5% होगा। कितना होगा, 8.5%। और उसमें न्यूनतम वसा जो होगी वो होगी 3.5%। मतलब ये हुआ कि आपको मिनिमम अगर कमर्शियली या केमिकली आपको दूध की डेफिनेशन बतानी है तो उसमें 2 क्राइटेरिया पूरे करने हैं। कौन कौन से, एक तो पहला, उसमें न्यूनतम वसा फैट कितनी होनी चाहिए, 3.5 तो होनी ही चाहिए। दूसरा, न्यूनतम वसा रहित ठोस, सॉलिड नॉट फैट बोलते हैं इसको, वसा रहित ठोस को बोलते हैं एसएनएफ, सॉलिड नॉट फैट, मतलब वसा रहित ठोस, वो कितना होना चाहिए, 8.5% तो होना ही चाहिए, तभी आप उसको क्या बोलोगे, मिल्क। ये याद रखिएगा, ये मिल्क की डेफिनेशन है। स्वच्छ और ताजा लैक्टियल स्राव होता है जिसमें न्यूनतम एसएनएफ होता है 8.5% और न्यूनतम वसा होती है 3.5%। दूध की कुछ जनरल इंफॉर्मेशन देखिएगा, ये अगर आपसे पूछे कि दूध का सबसे महत्वपूर्ण, सबसे अधिकतम अवयव कौन सा है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, तो हम जानते हैं दूध में क्या मिला होता है, मैक्सिमम पानी होता है, ये तो आपको पता है, ठीक है। अब देखिए, दूध में वसा जो होती है वो किस रूप में होती है, तो याद रखिएगा, दूध में वसा होती है, क्वेश्चन बनता है दूध में वसा किस रूप में पाई जाती है, तो उसका आंसर है वसा ट्राइग्लिसराइड के रूप में उपस्थित होती है। फिर देखिए, प्रोटीन, प्रोटीन होता है उसमें पोइस के फॉर्म में, POIS के फॉर्म में। कार्बोहाइड्रेट और खनिज लवण जो होते हैं वो होते हैं सोलवेंट, सॉल्यूशन के फॉर्म में, गोल के रूप में, सॉल्यूशन। और अगर आपसे पूछे कि दूध में कौन सा विटामिन अनुपस्थित होता है, तो याद रखिएगा उसमें विटामिन सी उपस्थित नहीं होता है। अच्छा, दूध में जो विटामिन होते हैं वो 2 तरह के होते हैं,
विटामिन नॉर्मली दो तरह के होते हैं, आप जानते हो, एक वसा विलेय विटामिन और एक है जल विलेय विटामिन। तो अगर आपसे पूछें कि वसा में विलेय विटामिन कौन कौन से हैं, जल में विलेय विटामिन कौन कौन से हैं, तो याद रखिएगा वसा विलेय विटामिन 4 है, ए, डी, ई और के। ये 4 विटामिन है जो वसा में विलेय होते हैं। अब जो बचे वो किस में मिलेंगे, जल में। तो जल के विलेय विटामिन कौन से हैं, विटामिन बी और विटामिन सी। ये चीज आप याद रखिएगा। अगर प्रश्न सीधा आ जाए तो आप बोल सकते हो कि जल में विलेय विटामिन कौन कौन से होते हैं, बी और सी, और वसा में विलेय विटामिन कौन कौन से होते हैं, तो उसका आंसर हो जाएगा विटामिन ए, डी, ई और के। ठीक है। अब देखिए, अगर आपसे ऐसा पूछें दूध की सामान्य जानकारी पूछें, तो दूध के बारे में कुछ सामान्य जानकारी लिखी हुई है, वो देखिएगा। दूध का पीएच क्या होता है, क्वेश्चन दे रखा है दूध का पीएच। पीएच का मतलब होता है कि वो अम्लीय है या क्षारीय है। तो याद रखिएगा दूध का पीएच जो होता है वो हल्का सा अम्लीय होता है। मतलब उसकी पीएच क्या दे रखी है, उसकी पीएच दे रखी है कितनी, 6.7। इसका मतलब वह दूध कौन सा, कैसा नेचर का हो गया, हल्का अम्लीय। ठीक है। अच्छा, दूध में एसिडिटी पूछ ले आपसे, तो दूध में एसिडिटी की जो क्वांटिटी होती है, जो मात्रा होती है, वो होती है 0.14 से लेके 0.16 तक होती है। दूध का आपेक्षिक घनत्व पूछ ले, तो आपेक्षिक घनत्व की रेंज होती है वो होती है 1.030 से 1.032 तक। और इस आपेक्षिक घनत्व को एक इक्विपमेंट से ज्ञात करते हैं, एक उपकरण से ज्ञात करते हैं। उस उपकरण का नाम है लेक्टोमीटर। और दूसरा क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लें कि दूध में वसा की मात्रा किससे ज्ञात की जाती है, तो दूध में वसा की मात्रा हम हमेशा ज्ञात करते हैं एक उपकरण से, उसका नाम है ब्यूटाइरोमीटर से। तो इस तरह से आपको एनिमल हस्बेंड्री के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु आज बताए गए। इसी सीक्वेंस में रेगुलर आपके सामने जब पशुपालन की बात होगी तो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु बताए जाएंगे, चाहे वो नस्लों के बारे में हो, चाहे वो बीमारियों के बारे में हो, या कोई सामान्य जानकारी हो। तो इसी तरह से आपको पशुपालन की इंफॉर्मेशन भी इसी चैनल पर मिलती रहेगी। जुड़े रहिए आपके अपने एबीसी एग्रो क्लासेस उदयपुर परिवार के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।